अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 16 का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फेज़ ऑफ एसी और उसके बाद फेज़ लीड एंड फेज़ लैग। स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक्स चैप्टर नंबर 16 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और यूँ समझें कि अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आते तो आपको आने वाले 5-6 टॉपिक्स जो हैं वो समझ नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसलिए ज़रा गौर से आप लेक्चर सुनिएगा और हो सके तो आप अपने जो हेडफोन्स हैं, जो माइक्रोफोन्स हैं, उनको अपने पास रखिएगा। उन्हीं को यूज़ करते हुए आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को सुनिएगा। और स्टूडेंट्स, इसमें थ्योरी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इसका कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ आएगा तभी आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसकी डेफिनेशन को पहले समझने से पहले हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसी चैप्टर के सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ एसी क्वांटिटीज़ विद एंगल। और स्टूडेंट्स, वही हम यहाँ पे अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये मैंने यहाँ इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हुई है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पढ़ा था उस लेक्चर में कि जब थीटा 0 डिग्री होता है तो हमारे पास साइन ऑफ ज़ीरो जो है वो हमेशा ज़ीरो होता है और वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। और आपको पता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला होता है V = V0 साइन ऑफ थीटा, और इसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट का फार्मूला होता है आपके पास I = I0 साइन ऑफ थीटा। स्टूडेंट्स, हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो वैल्यूज़ हैं इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और आप यहाँ से फार्मूला में देखें दोनों ही साइन पे डिपेंड कर रही हैं, साइन ऑफ एंगल पे डिपेंड कर रही हैं, इन साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रही हैं। और साइन फंक्शन की वैल्यूज़ जैसे जैसे एंगल के साथ चेंज होती जाएंगी, जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट हैं इनकी वैल्यूज़ भी साथ साथ चेंज होती जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन ऑफ ज़ीरो क्या हो जाता है, ज़ीरो, और हमारे पास वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। इनको अगर हम ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में पुट करें तो ये स्टूडेंट्स हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं बता रही, जस्ट आपको बता रही हूँ कि थीटा जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा। थीटा स्टूडेंट्स जब 90 डिग्री होगा तो हमारे पास साइन ऑफ 91 होता है। आप कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट के इक्वल हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जब थीटा 180 डिग्री होगा, साइन ऑफ 180 ज़ीरो होता है, वोल्टेज और करंट फिर से क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। और वोल्टेज की और करंट की कौन सी वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम उसके बाद लास्ट जो एंगल है डिस्कस करें, अगर थीटा = 270 डिग्री तो थीटा = 270 डिग्री पे साइन ऑफ 270 डिग्री -1 के इक्वल होगा। तो वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम, और करंट भी इसी तरह से नेगेटिव मैक्सिमम होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है और ये इंस्टेंटेनियस करंट है। अब स्टूडेंट्स, हमने अगर इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है तो हमने ग्राफिकली इसको प्लॉट किया हुआ है। और फ़र्ज़ करें कि यहाँ हम एसी करंट या वोल्टेज कुछ भी ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम थीटा ले रहे हैं, एंगल ले रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, इस एंगल का ये मतलब नहीं है कि थीटा जब 90 डिग्री होगा तो करंट जो है वो 90 डिग्री पे चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे। थीटा जब 180 डिग्री होगा तो फिर चार्जेस जो है वो 180 डिग्री पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। नहीं, इस थीटा का मतलब ये है कि साइन ऑफ फंक्शन, चूंकि ये एक कर्व जो है ये साइनोसॉइडल कर्व है, तो ये एंगल हमें ये बता रहा है कि साइन का फंक्शन किस एंगल पे मिनिमम है और किस एंगल पे मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जो पॉइंट ए है यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि एंगल हमारे पास कितना है यहाँ पे, ज़ीरो। और स्टूडेंट्स, हम ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हुए हैं कि जब हमारे पास एंगल ज़ीरो हो तो वोल्टेज या करंट क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड एंगल हमने प्लॉट किया हुआ है π/2। स्टूडेंट्स, इसको मैं 90 डिग्री को π/2 रेडियंस के इक्वल भी पुट कर सकती हूँ। इसी तरह से सी पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाई को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें ज़ीरो पे जो वोल्टेज या करंट हैं वो ज़ीरो हैं, पाई पे भी वोल्टेज और करंट क्या हैं, ज़ीरो हैं, लेकिन π/2 पे स्टूडेंट्स ये क्या है, मैक्सिमम। ये क्या है, मैक्सिमम। इसका मतलब ये है ज़ीरो पे इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, मिनिमम।
0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। इसी तरह से पाई पे भी इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट पे इसका एंगल होगा 3π/2 रेडियन या 270 डिग्री। और इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स फिर से हमारे पास जो वोल्टेज या करंट हैं वो मैक्सिमम है, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वोल्टेज और करंट जो हैं या एसी क्वांटिटीज़ जो हैं वो एंगल के चेंज होने के साथ साथ उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ भी क्या होती जा रही हैं, चेंज होती जा रही हैं। तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि फ़ेज़ क्या होता है। स्टूडेंट्स, फ़ेज़ वो एंगल होता है जो हमारे ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ऑफ एसी वोल्टेज या एसी करंट जो है उसको स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे अगर 0 एंगल है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की। और इसी तरह से अगर एंगल 90 डिग्री या π/2 है तो वोल्टेज और करंट जो हैं वो मैक्सिमम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंगल के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो रही है। तो ऐसे में हम स्टूडेंट्स यहाँ फेज़ को डिफाइन करेंगे, द एंगल which specifies the instantaneous value of alternating voltage और करंट। ऐसा एंगल जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू और करंट की जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। तो स्टूडेंट्स अब हम ये डिस्कशन करने के बाद देखेंगे कि फेज़ की ज़रूरत पेश क्यों आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। इस फैक्ट को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप याद करें तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े थे करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, ये ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट है। और इसी तरह से फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये भी कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम सिंपली जो है वो मैथमेटिकली इनको आपस में इनके दरमियान में डायरेक्ट या फिर इनवर्स का रिलेशनशिप लगा देते हैं। यानी अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप का। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकली तो हम डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप की मदद से दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उस केस में क्या होगा जब हमारे पास दो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तो फिर स्टूडेंट्स हम उनको आपस में इंटर रिलेट कैसे करेंगे। फर्स्ट करेंगे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, दूसरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, इस तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स। तो फिर हम लोग इनको आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट जो भी है एसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी ग्राफ, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, इस वेव फॉर्म का और इस वेव फॉर्म का। तो स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए हमें फेज़ डिफरेंस को समझना होगा। अगर हमें फेज़ डिफरेंस पता चल जाए तो हम स्टूडेंट्स इजीली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान का रिलेशनशिप बता सकते हैं। तो इसी वजह से फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इसमें फेज़ डिफरेंस कैसे मालूम किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, कोई इस तरह के दो हमारे पास एसी सोर्सेज हैं और दो एसी सोर्सेज अगर वेव फॉर्म इस तरह से जनरेट कर रहे हैं कि फर्स्ट वेव फॉर्म जो है वो इस तरह से है, ये इसकी वेव फॉर्म ये मैंने शो की हुई है, और सेकंड वेव फॉर्म जो है वो इस तरह की वेव फॉर्म शो की हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखना है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है। तो वो हम कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास जो पॉइंट ए है और इसका पॉइंट ए है, यहाँ पे जो एंगल है वो कितना होगा 0, और यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल हो जाएगा π/2 और इस वेव फॉर्म का ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा π/2। तो स्टूडेंट्स देखें 0 पे दोनों वेव फॉर्म्स जो हैं वो मिनिमम वैल्यू शो कर रही हैं, यानी यहाँ पे दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ क्या हैं, मिनिमम हैं। और स्टूडेंट्स जैसे ही हम π/2 पे आते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या है, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू भी क्या है, मैक्सिमम। और इसी तरह से
ये हमारे पास पॉइंट सी है, इस पे एंगल हो जाएगा पाई और इस पे भी एंगल हो जाएगा पाई। तो स्टूडेंट्स इन दोनों वेव फॉर्म में जब पाई रेडियन एंगल होगा तो दोनों फिर से क्या शो करेंगी, मिनिमम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यानी सेम टाइम पे ये दोनों वेव फॉर्म्स मैक्सिमम और मिनिमम को रीच कर रही हैं, पहुंच रही हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनका फेज डिफरेंस मालूम करना चाहें या इन दोनों वेव्स को मैं कंबाइन करूं, और स्टूडेंट्स ग्राफिकली मैंने यहाँ पे इसको शो किया हुआ है, ये देखें, ये मैंने दोनों वेव फॉर्म्स को कंबाइन कर लिया, ये फर्स्ट वेव फॉर्म और ये वाली सेकेंड वेव फॉर्म, ग्रीन कलर वाली सेकेंड वेव फॉर्म। अब इन दोनों वेव फॉर्म्स का देखें तो स्टूडेंट्स दोनों सेम टाइम पे मिनिमम है और दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही हैं। दोनों सेम टाइम पे मिनिमम है और दोनों सेम टाइम पे फिर से क्या कर रही हैं, मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनका फेज डिफरेंस मालूम करना चाहें तो ये हमारे पास पॉइंट ए जो है, इस पे मैंने ऊपर वाले जो फेजेस लिखे हुए हैं, ये ऊपर वाली वेव फॉर्म के फेजेस हैं, और नीचे मैं स्टूडेंट्स लिखूं तो नीचे ये ब्लैक कलर के मैंने फेजेस लिखे हुए हैं। यहाँ पे 0, दोनों का 0 है। इस पॉइंट बी पे दोनों का फेज जो है वो π/2 है। पॉइंट सी पे दोनों का फेज पाई है, पॉइंट डी पे दोनों का फेज 3π/2 है, और पॉइंट ई पे दोनों का फेज 2π है। स्टूडेंट्स हम इनका फेज डिफरेंस मालूम करें तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फेज डिफरेंस क्या होता है कि दोनों एंगल्स को हम लोगों ने, दोनों फेजेस को आपस में माइनस कर लेना है। तो सेकंड वेव जो है उसकी फेज में से फर्स्ट वेव की जो फेज है वो माइनस कर दें। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो मैंने ऐसा ही किया हुआ है। पॉइंट ए पर जो फेज है सेकेंड वेव की वो 0 है और फर्स्ट की भी कितनी है, 0। तो 0 - 0 आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। फिर पॉइंट बी जो है इस पे π/2 है और दूसरी जो वेव फॉर्म है उसका भी फेज कितना है, π/2। तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, π/2 माइनस π/2 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद थर्ड जो हमारे पास पॉइंट सी है, तो दोनों की जो फेज है वो पाई है, तो पाई माइनस पाई, यानी तमाम पॉइंट्स के अगर हम फेज डिफरेंसेस देखें तो सबके फेज डिफरेंस कितने आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 0 के बराबर। तो स्टूडेंट्स याद रखें जब इस तरह की वेव फॉर्म बन रही हो कि दोनों वेव्स की जो मैक्सिमम और मिनिमम हैं सेम टाइम पे रीच कर रहे हों, सेम एंगल्स पर हों, तो इसका मतलब ये है ऐसी वेव्स जो होती हैं स्टूडेंट्स वो क्या कहलाती हैं, इन फेज कहलाती हैं। ऐसी वेव्स क्या कहलाती हैं, इन फेव्स। ऐसी दो वेव्स को हम नाम देते हैं इन फेज वेव्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसमें दोनों ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि जब दो वेव्स इस तरह से शो करके दिखाई हुई हों आप लोगों को, तो उसमें इनका फेज डिफरेंस हर पॉइंट पे 0 होगा और ये आपस में क्या होंगी, इन फेज। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं सेकंड यहाँ पे वेव फॉर्म आपको दिखाऊं तो मैंने ये सेकंड यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। हो सकता है कि वोल्टेज जो सोर्स है वो इस तरह से वेव फॉर्म्स जनरेट कर रहा हो कि फर्स्ट वेव फॉर्म जो है वो इस तरह से हो, रेड कलर में जैसे मैंने शो की हुई है और इनके फेजेस भी साथ लिखे हुए हैं, और जो सेकेंड वेव फॉर्म है वो इस तरह की हो। और इसमें इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने थर्ड जो इसका ग्राफ बनाया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें मैंने दोनों को कंबाइन किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे गौर करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ दोनों जो हैं वो सेम टाइम पे मैक्सिमम और मिनिमम को नहीं अप्रोच कर रही। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे फेजेस इनके हम देखते हैं क्या हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें ये फेज इस पॉइंट पे ऊपर वाली जो रेड कलर की वेव फॉर्म है इसका 0 है, लेकिन नीचे वाली जो ग्रीन कलर की है इसका पाई है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे पाई कैसे हो गया। स्टूडेंट्स याद रखें नेगेटिव साइकिल जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे फेज कितना होता है, पाई होता है, इसीलिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, पाई। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पे पाई के बाद कितना आता है, 3π/2। तो नीचे वाली वेव का जो फेज है वो 3π/2 है, ऊपर वाली वेव का π/2 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट सी पे देखें तो पॉइंट सी पे ऊपर वाली जो वेव है इसका फेज पाई है, लेकिन नीचे वाली वेव जो ग्रीन है इसका फेज क्या हो जाएगा, 3π/2 के बाद क्या होता है बच्चों, 2π। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2π एंड सो ऑन। इसके बाद फिर से ये हमारे पास जो ऊपर वाली वेव है इसका ग्रीन वाली वेव, इसका जो फेज है वो π/2 आ जाएगा और रेड वाली का 3π/2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप फिर से फेज डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लें। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स के किए हुए हैं, आप सबके करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो वेव है उसका फेज है 0 और सेकंड का है पाई। तो आप सेकंड वाली फेज में से फर्स्ट वाले फेज को माइनस करेंगे, पाई माइनस 0 इज इक्वल टू पाई। उसके बाद सेकंड वाली जो पॉइंट है पॉइंट बी पे
जो ग्रीन वाली वेव है उसका फेज़ है 3π/2 माइनस जो रेड की वेव है उसका फेज़ है π/2। तो आंसर आपके पास 3π माइनस π/2। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है 2 और इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और पाई आपके पास फिर से फेज डिफरेंस आ जाएगा और नेक्स्ट वेव का फिर से हमारे पास 2π माइनस पाई विच इज़ इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक नतीजे पर पहुँचे कि इस तरह की अगर वेव फॉर्म्स दो कंबाइन हो रही हों तो उस केस में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है पाई। तो स्टूडेंट्स जब फेज डिफरेंस पाई हो या 180 डिग्री हो तो इस केस में जो वेव्स होती हैं इनका आपस में फेज रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपस में आउट ऑफ फेज होंगी। और आउट ऑफ कितने फेज कैसे होंगी, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको फेज डिफरेंस का कंसेप्ट आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फेज लीड और फेज लैग को डिस्कस करेंगे। फेज लीड और फेज लैग का कंसेप्ट समझने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए लीड और लैग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स फर्ज करें मैं आपको मिसाल देती हूँ कि दो कार्स हैं जो आप रेसिंग कार्स रेस लगा रही हैं और इसमें एक ग्रीन कार है और एक रेड कार है। तो रेड कार जो है वो विनिंग पॉइंट पर पहले पहुँच जाती है, इसका मतलब है ये विनर है और स्टूडेंट्स जो आपके पास ग्रीन कार है वो क्या है, लूज़र है। तो स्टूडेंट्स जो विनर है वो लीड कर रहा है, वो आगे है, वो सबकत ले गया है। तो वो विनर हमेशा लीड कर जाता है, जो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है वो हमेशा क्या करता है, लीड करता है। और स्टूडेंट्स जो पीछे रह जाता है वो क्या होता है, वो लैग कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये लीड और लैग का आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। जो आगे होता है जो मैक्सिमम वैल्यू पर होता है वो लीड कर रहा होता है और जो पीछे होता है वो लैग कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा देखते हैं कि लीड और लैग को हम फेज़ उसमें एंगल्स में किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, फेज डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे और दो वेव फॉर्म्स हों तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेव जो है वो लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें दो वेव फॉर्म्स मैंने यहाँ पे शो की हुई हैं, एक रेड है और एक ग्रीन कलर की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट वेव फॉर्म तो एज इट इज़ है, जो आपने अभी साइनोसॉइडल वेव बार बार पढ़ी हुई है वो वही है, सेम है। लेकिन सेकंड वेव थोड़ी सी आपको दिखने में अजीब सी लग रही होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये इस तरह की वेव फॉर्म है, इसका हाफ साइकिल क्वार्टर साइकिल पहले ही गुजर चुका है। अब हम स्टूडेंट्स इनके फेजेस देखते हैं। सबसे पहले तो इसका फेज़ इस पॉइंट पे जो है वो 0 है और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, π/2 ग्रीन वाली वेव का। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है π/2। लेकिन जो रेड वेव है वो स्टूडेंट्स ए पॉइंट पे उसका फेज़ कितना है, 0 है, क्योंकि वो स्टार्ट ही ए पॉइंट से हो रही है तो उसका 0 है। अब यहाँ पे आप देखें तो ग्रीन वेव जो है इसका 1 क्वार्टर साइकिल पहले ही गुजर चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो इसका फेज़ है ग्रीन वाली वेव का वो π/2 है लेकिन रेड वाली का 0 है। तो मुझे बताएं स्टूडेंट्स, आप खुद बताएं, गैस करें कि इन दोनों में से फेज़ किसका ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस ही बात है फेज़ ग्रीन वाली वेव का ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन वाली वेव जो है इस पॉइंट पे क्या कर रही है, लीड कर रही है। और रेड वाली वेव चूंकि पीछे है, इसका वेव फेज़ कम होने की वजह से ये क्या कर रही होगी, लैग कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखें जो आपके पास ग्रीन वेव है वो क्या कर रही है, लीड कर रही है, और जो रेड वाली वेव है वो क्या कर रही है स्टूडेंट्स, लैग कर रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे इनके फेज डिफरेंसेस देखने हैं। इसका एक और कंसेप्ट भी मैं आपको देती चलूँ कि अगर आपके पास हमें ये भी पता चल जाए कि पॉइंट ए जो है इस पे जो हमारे पास ग्रीन वाली वेव है ये मैक्सिमम वैल्यू पर है, इसकी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट मैक्सिमम है, लेकिन रेड वाली वेव का जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट है वो मिनिमम है। और स्टूडेंट्स इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेव 1 जो है स्टूडेंट्स इसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। रेड कलर की वेव जो है वो 1 है और वो पॉइंट ए पर मिनिमम है, लेकिन जो दूसरी वाली वेव है ग्रीन वाली उसका जो पॉइंट ए पर वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट की। फिर उसके बाद पॉइंट बी पर आ जाएं तो पॉइंट बी पर रेड वाली जो वेव है स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट वाली वेव इसको मैंने नाम दिया हुआ है, वो क्या कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है, और जो ग्रीन वाली है वो मिनिमम वैल्यू शो कर रही है। हर पॉइंट पे आप देखते जाएं। अब पॉइंट सी पर देखें तो पॉइंट सी पर
फर्स्ट वाली वेव जो है वो क्या कर रही है, मिनिमम वैल्यू शो कर रही है, लेकिन जो दूसरी वाली है वेव ग्रीन वाली वो स्टूडेंट्स क्या कर रही है, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है। पॉइंट डी पर जो फर्स्ट वाली वेव है वो क्या कर रही है, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू शो कर रही है यहाँ पे इस पॉइंट पर, और जो सेकंड वाली वेव है वो क्या कर रही है, मिनिमम वैल्यू शो कर रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग गौर करते जाएं, तो यहाँ पे मैंने कलर्स को अलग अलग इसीलिए रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि आपको ये आइडिया होता जाए कि कौन सी वेव मैक्सिमम पर है और कौन सी मिनिमम पर है। तो दो तरीके हैं, आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज और करंट देख लें कि किसका मैक्सिमम है और किसका मिनिमम है, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि किसका फेज ज़्यादा है। जिस वेव का फेज ज़्यादा होगा वो लीड करेगी, और जिस वेव का फेज़ कम होगा वो लैग कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इनका फेज़ डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं दोनों वेव्स के। पॉइंट ए पर देखें स्टूडेंट्स, तो ग्रीन वाली जो वेव है उसका फेज़ π/2 है और रेड का 0 है, तो π/2 - 0 इसका फेज़ डिफरेंस आ जाएगा, तो ये π/2 के इक्वल आएगा। पॉइंट बी पर देखें तो स्टूडेंट्स ग्रीन वाली का फेज़ पाई है और रेड वाली का π/2 है, तो पाई - π/2 आपके पास फेज़ आ जाएगा, पाई - π/2 विच इज़ इक्वल टू π/2। दोनों फेज़ डिफरेंसेस π/2 के इक्वल आ गए हैं। पॉइंट सी पर स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग। पॉइंट सी पर जो ग्रीन वाली है वेव, इसका फेज़ 3π/2 है और रेड वाली का पाई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3π/2 में से पाई माइनस करेंगे, सेकंड वाली से फर्स्ट वाला फेज़ माइनस करेंगे, तो ये π/2 के इक्वल आएगा एलसीएम लेने के बाद। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि जो हमारे पास वेव 2 है वो लीड कर रही है। कौन सी वेव, वेव 2। तो वेव 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स लीड कर रही है, और लीड तो कर रही है लेकिन कितना इसका फेज़ डिफरेंस है, किस एंगल से ये लीड कर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय π/2। स्टूडेंट्स ये फेज़ डिफरेंस इसका आ जाएगा। उसके बाद हम दूसरी वेव देखेंगे, तो वेव 1 जो है स्टूडेंट्स, चूँकि वो पीछे है तो वो लैग कर रही है, और वो कितने एंगल से, कितने फेज़ डिफरेंस से लैग कर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय π/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से फेज़ डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि कितने एंगल से लीड या लैग कर रही है, और जिस वेव का जो फर्स्ट वाले पॉइंट पे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा जिस वेव की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट की, तो मैक्सिमम वाली जो वेव है वो लीड कर रही होगी और मिनिमम वाली लैग कर रही होगी। और अगर आप फेज़ से देखना चाहें तो जिस वेव का फेज़ ज़्यादा होगा वो लीड कर रही होगी, और जिस वेव का फेज़ कम होगा वो लैग कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको फेज़ लीड और लैग का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।